नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में आपका स्वागत है। धरती पर जब जीवन का आरंभ हुआ था, पौराणिक ग्रंथों में उस समय को आदिकाल कहा जाता है। आपको क्या लगता है, उस आदिकाल के समय के अवशेष आज भी होंगे? हिमालय में रहने वालों के मुताबिक उस समय के अंश आज भी हैं और साक्षात आंखों से दिखते हैं। ये अंश महादेव की एक पौराणिक नगरी के हैं। उसकी कई सारी निशानियां आज भी दिखती हैं और वो भी पूरे प्रमाण के साथ। उस नगर की सीमा ओमकार आकार वाले एक पर्वत से शुरू होती है और कैलाश पर्वत जैसे दिखने वाले एक शिखर पर खत्म होती है। इन दोनों के बीच ऐसी कई निशानियां हैं जिसे लोग देख नहीं पाए हैं अभी तक। अगर देखते हैं तो उनकी असल कहानी नहीं जानते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पंच कैलाश में से एक आदि कैलाश के एक अद्भुत और अनजाने सफर पर। आज देखते हैं हिमालय के उस शिखर को जहां आदि काल में था भगवान शिव का वास। किसी ने कहा दूसरा कैलाश, कोई कहता है छोटा कैलाश। स्कंद पुराण ने उसे बताया आदि कैलाश। कहते हैं जब सृष्टि रची गई थी, पृथ्वी पर जीवन शुरू ही हुआ था, तब उस आदिकाल में महादेव इन चोटियों के बीच रहते थे। शिव परिवार के लिए एक नगर भी बसाया था। अब नगर नहीं दिखता, लेकिन उसके कुछ अंश आज भी मौजूद हैं। एक चोटी जिस पर दिखती है भगवान गणेश की आकृति, मां पार्वती का सरोवर जिसमें उभरता है भगवान शिव का अक्स, बर्फीला मैदान जहां बिना बीज बिना पानी अपने आप उगता है धान, एक पहाड़ जो था उस पौराणिक नगरी का द्वार जिसके शिखर पर आज भी मौजूद है ओमकार। चलते हैं उस पौराणिक नगरी की खोज में, ढूंढ कर लाते हैं उन साक्ष्यों को। मान्यता के मुताबिक जहां महादेव आज भी सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। पंच कैलाश का एक अहम पर्वत आदि कैलाश। मंजिल दूर थी, रास्ते भी कच्चे थे, लेकिन इरादा बिल्कुल पक्का था। हमें हर हाल में उस चोटी तक पहुंचना था। मान्यता के मुताबिक जहां आज भी महादेव का सूक्ष्म रूप में वास है। आदिकाल में जहां पूरा शिव परिवार रहता था, वहां आज भी शिव के पौराणिक नगर के साक्ष्य मौजूद हैं। इस सफर में कई पड़ाव आने वाले थे।
लेकिन सबसे पहले हमें पहुंचना था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा एक छोटा सा गांव गूंजी। बड़े मकसद के साथ हमने गांव में कदम रखा, पूरी जानकारी हासिल की। जिसे हम शिव का पौराणिक नगर कह रहे थे, आज उसका दायरा दो पहाड़ों के बीच सिमट चुका था। पहला था ओम पर्वत और दूसरा था आदि कैलाश। उन्हीं दोनों पर्वतों की खाइयों और ऊंचाइयों के बीच सारे पौराणिक साक्ष्य दबे पड़े थे, जिसकी अंतिम सरहद थी आदि कैलाश की चोटी। पूरी तैयारी हो चुकी थी, शिखर के काफी करीब तक सड़क बनी थी। तभी एक खबर ने जोश को ठंडा कर दिया। प्राकृतिक आपदा की वजह से आगे का रास्ता खराब था, अब मंजिल तक पैदल ही जाना होगा। गूंजी गांव से पहले हम ओम पर्वत जाएंगे, फिर आदि कैलाश पर्वत। लेकिन एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था, क्या वाकई आदिकाल के किसी पौराणिक नगर के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं? हम कैसे मान लें कि आदि कैलाश और ओम पर्वत पौराणिक शिव नगरी की निशानियां हैं? तो लोगों ने कहा, शिव पुराण और स्कंद पुराण पढ़िए, उसमें हर साक्ष्य का जिक्र मिलेगा, जिसमें सबसे पहला ओम पर्वत का नाम आता है। ओम पर्वत एक प्रकृति की देन है। आपको पता है कितने ऊंचाई पे ये ओम पर्वत, कोई इंसान तो जा नहीं सकता वहाँ, साक्षात भगवान ही वहाँ पे विराजमान है। अगर आपको बहुत कम लोगों को ओम पर्वत ओम लिखा हुआ दिखता है, चाहे बर्फ से, कभी हम खुद ही अगर दर्शन करने जाए तो वहाँ पे कभी कोहरा लग जाता है, बहुत किस्मत वालों को मिलता है ओम पर्वत लिखा हुआ। ओम पर्वत के बाद दुर्गम रास्तों से होकर एक कठिन इलाके को पार करना था। उसके बाद आदि कैलाश दिखेगा, जिसकी अहमियत को देखते हुए पुराणों के आदि कैलाश को छोटा कैलाश का नाम दिया गया है। आदि कैलाश जो है वो शिव का धाम है, उसको आप कैलाश मानसरोवर ही मान के चलिए। और जितनी तकलीफ आपको मानसरोवर जाने में आती है, उतनी ही तकलीफ आपको आदि कैलाश पहुंचने में आएगी। शिव पुराण की श्री रुद्र संहिता में आदि कैलाश क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती जी ने मानस खंड में ही तप किया था। विवाह के दौरान शिव बारात कुछ दिन आदि कैलाश पर्वत पर रुकी थी। उसी संहिता के मुताबिक कैलाश पर्वत जाने से पहले रावण ने भी मानस खंड इलाके में तपस्या की थी। शायद इसी वजह से उस पूरे इलाके को भगवान शिव का पौराणिक नगर कहा जाता है, जिसके साक्ष्य आज भी लोगों को चौंकाते हैं, जिसमें सबसे अहम था ओम पर्वत से गूंजती ओमकार की ध्वनि। ओम पर्वत में जब जो है बर्फ़ पड़ती है तो ओम की आवाज़ आती है। जब बर्फ पड़ती है तो ओम की आवाज़ आती है। ओम की आवाज़ आती है, हाँ, ओम की आवाज़ आती है। हो सकता है और आप लोग भी जाओगे, थोड़ी देर रुकोगे, वहाँ समय बिताओगे, जब बर्फ़ पड़ेगी तो आप लोगों की भी आवाज़ आएगी। यहाँ पहाड़ में ओम लिखा है और यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहते हैं 12 महीना, और बर्फ़ पहाड़ से, वो पत्थर से ओम लिखा है। और यहाँ कोई भी जा नहीं पाते हैं, बहुत दूर है, दिखता है नज़दीक लेकिन बहुत दूर दिखता है। और ओम ओम करके आवाज़ें भी बहुत, आवाज़ धुने कोई सुनते हैं, ज़्यादा लोग नहीं सुनते हैं।
लक्ष्य तय था, हौसला भी बुलंद था, जज्बे में कोई कमी नहीं थी। पूरी तैयारी के साथ हम व्यास घाटी में उतर गए। नक्शा दिमाग में छपा था। पहले ओम पर्वत, फिर आदि कैलाश, और इन दोनों के बीच महादेव के पौराणिक नगर के साक्ष्य। केवल लक्ष्य तय करने से फासले तय नहीं होते, सफर की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गांव से बाहर निकलते ही अंदाजा लग गया कि राह बहुत मुश्किल होने वाली थी। गोंजी गांव से निकलने के बाद ये पहला जंगल मिला और इस जंगल से अब निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पता नहीं कौन सा रास्ता है जो ओम पर्वत की तरफ जाएगा। मुझे लग रहा है इधर से निकलना पड़ेगा। इधर से निकलते हैं। ओम पर्वत का रहस्य इन रास्तों से भी ज्यादा घुमावदार था। वो चोटी क्या वाकई ओम आकार की है? क्या वाकई वहां ओमकार की गूंज सुनाई देती है? ये सब सच है या मनगढ़ंत कहानियां गढ़ दी गई हैं? अब कुछ घंटे की बात थी, सारी सच्चाई आंखों के सामने होगी। हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों के बीच खोते चले जा रहे हैं और दोनों तरफ ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल है और दोनों के बीच में जो बहुत छोटा सा रास्ता है, रास्ता क्या बस पैर टिकाने की जगह कहिए, उसके बीच से हम पैदल आगे बढ़ते जा रहे हैं। काली नदी की लहरें आगे का रास्ता खुद बता रही थीं। अब ओम पर्वत ज्यादा दूर नहीं था। ये काली नदी है और इस काली नदी से गुजरते हुए, इसके ठीक बगल से चलते हुए हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां से ओम पर्वत का रास्ता बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ओम पर्वत के लिए हमें किस तरफ जाना होगा। ओम पर्वत को सृष्टि की एक बड़ी रचना बताई जाती है। संसार में सनातन धर्म का सबसे बड़ा साक्ष्य बताया जाता है। और वहां हमें ओमकार की ध्वनि सुनाई दी तो ये कुदरत का करिश्मा ही कहलाएगा। शेषनाग पर्वत को पार करने के बाद अब हम ओम पर्वत के बिल्कुल करीब हैं और जैसे ही हम इस चोटी को पार कर लेंगे तो हमें वो पर्वत दिख जाएगा जो प्रकृति का सबसे अनूठा कमाल है, सबसे अद्भुत कमाल है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस विशालकाय पर्वत को पार करना है। अंतिम मोड़ पर धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा था। यहां एक चूक का मतलब मौत था, लेकिन हम बिल्कुल नहीं घबराए। किसी तरह
पर्वत के करीब पहुंचने में कामयाब रहे। ओम पर्वत हमारे सामने था। शिखर पर ओम आकृति साफ दिख रही थी। ये एक विशाल ओमकार था। एक एक कटाव साफ दिख रहा था। कोई शंका नहीं थी। मान्यता के मुताबिक यही पौराणिक शिव नगरी की पहचान थी। उसका द्वार था जिसके उस पार भगवान शिव का संसार बसता था। ये तो बिल्कुल ओम के जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ऊंची चोटी पर किसी ने अपने हाथ से ओम लिख दिया हो। लेकिन ये प्राकृतिक है। ये कितना हैरान करने वाला है। ये बिल्कुल ओम दिखता है। ऐसा लग रहा है जैसे इतनी ऊंचाई पर जाकर किसी ने अपने हाथ से लिख दिया हो। और जब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो बिल्कुल ओम लिखा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ओम लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसे ये आकार ऐसे। भौगोलिक बदलाव की वजह से उस पौराणिक नगर के कुछ अंश ही बचे हैं, जिनमें से एक ये था। ये यहाँ कब से है? पहली बार कब देखा गया? किसने देखा? इतिहास के पन्नों पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। बस कुदरत की गोद में ये सैकड़ों सालों से ऐसे ही मौजूद है। लोग इससे ज्यादा नहीं जानते। इस जगह को देखने के बाद अचानक से मेरे मन में ये सवाल आ रहा है। और जब आप इसे टीवी पर देख रहे होंगे तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि 20,000 फीट की ऊंचाई है। ओम पर्वत जहां वो ओम लिखा हुआ दिख रहा है वो 20,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई है। वहाँ कोई कैसे पत्थर से ओम लिख देगा? ऐसे लग रहा है जैसे ये कुदरत का कमाल है। कुदरत ने कोई करिश्मा किया है। और ठीक सामने मैं वो देख रहा हूँ कि ओम लिखा हुआ है। और बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे आप जब किसी कॉपी पर या फिर पेन से किसी जगह पर या फिर पेंटिंग बनाने में कहीं ओम का इस्तेमाल करते हैं, ओम लिखते हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। कोई इसे सृष्टि की रचना से जोड़ता है, कोई शिव भगवान की निशानी से। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इस ओमकार का सीधा संबंध आदि कैलाश से है। दावे के मुताबिक पर्वत से ओम की आवाज आती है। हमने भी सुनने की कोशिश की। बताया जाता है कि आवाज उस समय गूंजती है जब चोटी पर बर्फ गिरती है। हम सुनने और समझने की कोशिश करते रहे। हवाओं की वजह से किसी ध्वनि का भ्रम जरूर हो रहा था, लेकिन हमें ओमकार जैसी कोई आवाज नहीं सुनाई थी। हिमालय के अत्यंत मनोहर और पवित्र शिखर पर साक्षात ओंकार स्वयंभू रूप से सुशोभित है। उस अलौकिक प्रणव स्वरूप के दर्शन करके जीव संसार के सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। छोटा कैलाश कहा गया है। जितना कठिन सफर गूंजी गांव से ओम पर्वत का है, उतना ही कठिन सफर है ओम पर्वत से आदि कैलाश का सफर। वही आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश मानसरोवर कहते हैं, वही आदि कैलाश जहां कहते हैं कि अभी भी भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। और वहां जाने के लिए अब इस पहाड़ को पार करना है। पौराणिक शिवनगरी का द्वार हमने देख लिया था। अब उससे आगे जाकर बाकी निशानियों को खोजना था।
उस अनजान दुनिया का दृश्य गिने चुने पर्वतारोहियों के सिवाय किसी ने नहीं देखा। हम जिस आदि कैलाश तक पहुंचना चाहते हैं उसकी बहुत सारी कहानियां कैलाश पर्वत से मिलती जुलती है और इसीलिए लोग इसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। एक कहानी यह है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत के ऊपर विराजते हैं और उसके ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्युलोक। वैसा ही आदि कैलाश के लिए भी कहते हैं कि ऊपर महादेव का पूरा परिवार रहता है और उसके ऊपर स्वर्ग है, नीचे मृत्युलोक है। अब बहुत कम ही साक्ष्य वजूद में हैं। दावे के मुताबिक भगवान शिव का अक्स दिखाने वाला एक कुंड है, एक बर्फीला मैदान है जहां हर साल अपने आप धान की फसल तैयार हो जाती है। मुकुट के आकार की एक चोटी है जिसे पार्वती मुकुट कहा जाता है। फिर भगवान गणेश की आकृति वाला शिखर है और उसके बाद कैलाश पर्वत जैसा दिखने वाला आदि कैलाश का शिखर। शिव पुराण के साथ एक और कहानी हमारे कदमों के साथ चल रही थी। ये कहानी थी 5000 साल पुराने महाभारत की। ओम पर्वत से जब आदि कैलाश की तरफ बढ़ते हैं तो महाभारत काल से जुड़ी कई सारी निशानियां दिखती है, जिनमें से एक निशानियां ये है, लोग इसे पांडव किला कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे कुंटी यांगती कहते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग जाने के दौरान पांडव अपनी मां के साथ इस जगह पर रुके थे, इसीलिए इसका नाम कुंटी यांगती है, कुंती के नाम से जुड़ा हुआ है। और इसके बगल में जो गांव है वो भारत का आखिरी गांव है, उस गांव का नाम है कुटी। उसके बाद हिंदुस्तान का कोई गांव नहीं है। कहते हैं इसके बाद आदि कैलाश और फिर उसके बाद बॉर्डर है, दूसरा देश चीन, तिब्बत, ये सब बॉर्डर मिलते हैं। कहते हैं पांडवों को इस जगह का पता महर्षि वेदव्यास ने दिया था। पांडव क्यों आए थे, इसको लेकर कई दावे हैं। किसी के मुताबिक वो उसी शिव नगरी को देखने आए थे, तो कुछ लोग इसे अज्ञातवास और स्वर्ग जाने की कहानी से जोड़ते हैं। फिलहाल तो हम पौराणिक शिव नगरी की खोज में उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम 19,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सफेद पहाड़ों ने बता दिया मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। अब हम आदि कैलाश के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और आदि कैलाश के पास में मैं करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर हूं और इस जगह की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ कहीं भी आसपास में ना तो कोई पेड़ है और ना ही कोई पौधा है। और ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि यहाँ ऑक्सीजन सही से आपको नहीं मिल पाता है। और यहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मिनट और मैं सफ़र करूँगा, ट्रैक करूँगा, तो मैं आदि कैलाश के आसपास पहुँच जाऊँगा। और फिर ठीक उसके आसपास में वो दो सरोवर हैं, जिसे एक को गौरीकुंड कहते हैं और एक को पार्वती सरोवर कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कैलाश मानसरोवर में है, तो उस जगह तक पहुंचने के लिए अब हमें बहुत कम समय बचा है और इसके लिए हमें इस तरफ से निकलना होगा। कुछ दूर और चले तो सामने पार्वती कुंड का दृश्य था। चारों तरफ बर्फ से लदी चोटियां और उनके नीचे एक विशाल सरोवर। आदि कैलाश को छोटा कैलाश क्यों कहते हैं?
ये दृश्य उस सवाल का जवाब था। सामने बिल्कुल कैलाश पर्वत के मानसरोवर जैसा नजारा था। वैसे ही आदि कैलाश के पास जो पार्वती सरोवर है, पार्वती कुंड है, इसकी मान्यता उसके बराबर ही मानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस जगह तक आ गए तो आदि कैलाश की आधी यात्रा पूरी हो गई। मान्यता के मुताबिक जब समस्त शिव परिवार आदि कैलाश पर रहता था, तब मां पार्वती इस कुंड का इस्तेमाल करती थीं। दावे के मुताबिक ये पौराणिक शिव नगरी का मुख्य जल स्रोत हुआ करता था। यही वो कुंड था, दावे के मुताबिक, जिसमें भगवान शिव की छाया दिखती है। लेकिन ये आधा सच था। पार्वती सरोवर के एक हिस्से में भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है, ये मंदिर, और एक हिस्से में आदि कैलाश पर्वत है जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन जहाँ मंदिर है, मंदिर के ठीक नीचे पार्वती सरोवर में हर दिन आदि कैलाश की छाया दिखती है। और कहते हैं यही यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता है। इसीलिए लोग इसे पार्वती कुंड, पार्वती सरोवर, माता पार्वती का प्रिय स्थान, पता नहीं कितने नामों से पुकारते हैं, कितने नामों से इसे जानते हैं। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी कहानी है वो यही है कि यहाँ बहुत दूर होने के बावजूद आदि कैलाश पर्वत की छाया हर दिन पार्वती कुंड में, पार्वती सरोवर में वो छाया दिखती है। छाया भगवान शिव की नहीं, बल्कि आदि कैलाश की दिखती है। हो सकता है लोग आदि कैलाश को ही महादेव का रूप मानकर ऐसा बोलते हों। लेकिन यह भी संभव नहीं था, क्योंकि आदि कैलाश यहां से 5 किलोमीटर दूर था। इतनी दूरी से शिखर की छाया बनना असंभव था। हालांकि हकीकत का पता हम लगा लेंगे। फिलहाल हम आदि कैलाश की राह पर थे। अभी और कई साक्ष्यों से सामना होना था। आगे हमें एक पहाड़ दिखा, जिसके शिखर पर नुकीले और लंबे पत्थरों की एक पूरी श्रृंखला थी। इसका नाम पार्वती मुकुट था। दूर से यह पहाड़ के राज मुकुट जैसा दिखता है। आदि कैलाश के करीब पहुंचने से पहले एक पर्वत दिखता है जिसे लोग पार्वती मुकुट कहते हैं। शायद इसलिए पार्वती मुकुट कहते हैं क्योंकि बिल्कुल ऊपर, चोटी के ठीक ऊपर जो वो आकार दिख रहा है वो मुकुट के आकार का है। यहाँ से देखने में कोई सीधा दिख रहा है, कोई वाइड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चौड़ा सा है और उसे ऊपर में रख दिया गया है। दरअसल यहाँ के आसपास के लोग, और इसकी मान्यता भी यही है कि वो मुकुट है और माता पार्वती ने अपने मुकुट को उतारकर उस स्थान पर रखा था। इसीलिए उस जगह को पार्वती मुकुट के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये पहाड़ों की भौगोलिक संरचना का मामला था, लेकिन एक संयोग कुछ अजीब था। आसपास के किसी शिखर पर मुकुट के ऐसे आकार की शिला नहीं थी। वाकई ये पूरा पर्वतीय इलाका अद्भुत था। निशानियां भी अजीब थीं। अब इसे ही देखें, कौन मानेगा कि जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है, चारों तरफ बर्फ से लदी चोटियां हैं, वहां धान का ऐसा खेत देखने को मिलेगा।
कहते हैं जब पांडव यहाँ आए थे तब उन्होंने धान की खेती की थी। तब से लेकर आज तक ये पौधे अपने आप उगते चले आ रहे हैं। पार्वती सरोवर और गौरी कुंड के बीच में एक स्थान है जिसे भीम की खेती कहते हैं। कहते हैं इसे भीम की खेती है, लेकिन इसकी कहानी ये है कि पांडव जब अज्ञातवास के दौरान जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ खेती की थी और अभी भी इस जगह पर अपने आप धान की खेती होती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने हाथों से धान की रोपाई की है, जो इस इलाके में नामुमकिन था। पानी तो ग्लेशियर से आता होगा, लेकिन धान के पौधे अपने आप कैसे उग जाते हैं, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ से करीब 10,000 फीट नीचे आसपास के जो किसान हैं, जब वो धान उगाते हैं और जैसे जैसे उस धान की बाली में वृद्धि होती है, वैसे ही यहाँ अपने आप ये धान की बाली बढ़ती जाती है और बाद में जैसे नीचे धान की पूरी खेती पककर तैयार हो जाती है, धान बिल्कुल खेत में तैयार हो जाता है, वैसे ही यहाँ भी हो जाता है। और ये आज से नहीं, ऐसा सैकड़ों साल से होता आया है। हम आदि कैलाश के आखिरी मोड़ पर थे। अब तक वो सारे साक्ष्य दिख चुके थे जिन्हें महादेव के पौराणिक नगर के बचे हुए अंश बताए जाते हैं। पहले ओम पर्वत, फिर पार्वती सरोवर, पार्वती मुकुट और धान की खेती। क्या हम वाकई आदि काल के किसी नगर में थे जिसका अंतिम पड़ाव आदि कैलाश था? वो पर्वत अब हमारे सामने था। बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसा उसका शिखर नजरों के सामने टिमटिमा रहा था। मान्यता के मुताबिक जहां भगवान शिव सूक्ष्म रूप में आज भी वास करते हैं, सामने वही चोटी थी, आदि कैलाश। हूबहू कैलाश पर्वत जैसा, आकार में थोड़ा छोटा लेकिन आकृति बिल्कुल वैसी ही। ये आदि कैलाश, हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। ये देखो, ये कितना अद्भुत लग रहा है। पीछे नीला आसमान, आसपास में बादल और बर्फ, चारों तरफ बर्फ है। कहते हैं पौराणिक शिवनगरी की ये अंतिम सीमा थी। इसी शिखर पर महादेव का वास था। आदिकाल में यहाँ इंसान कदम भी नहीं रख पाते थे। थोड़ी मुश्किल से ही सही, आज आंखों से देखना संभव है। मुझे इस बात का अंदाजा लग रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। 22,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई बताते हैं और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं करीब 20,000 फीट पर हूँ और यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी ऊंचाई है। बहुत वहाँ जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना होगा। हालांकि कहते हैं कि वहाँ तक, आज तक, उस जगह तक कोई नहीं पहुँच पाया है। केवल देखने में ही नहीं, गुणों में भी आदि कैलाश और कैलाश पर्वत करीब एक समान हैं। जैसे कैलाश पर्वत को आज तक कोई नहीं लांघ पाया, वहीं आदि कैलाश पर भी आज तक कोई पर्वतारोही परचम नहीं लहरा पाया है। 1-2 बार कोशिश हुई, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी नाकाम रहे थे। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने जा रहे थे तो उन्होंने आदि कैलाश पर्वत पर पड़ाव डाला था। इस स्थान पर वो कुछ वक्त के लिए रुके थे, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और कहते हैं कि अभी भी भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय इसी पर्वत के ऊपर रहते हैं।
आदि कैलाश चोटी के ठीक नीचे इस आकृति को गौर से देखिए, जो बिल्कुल भगवान गणेश जैसा था। इस आकृति को आदि कैलाश पर शिव परिवार की मौजूदगी की निशानी मानी जाती है। आदि कैलाश ऊपर है और नीचे जो चोटी है उसको लोग भगवान गणेश की चोटी कहते हैं। उसे ये भी कहते हैं कि भगवान शिव ने भगवान गणेश को वहाँ स्थापित किया था, ऐसी भी कहानी कही जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऊपर आदि कैलाश और नीचे वो भगवान गणेश की आकृति दिख रही है, जो दिन के वक्त में पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार दिखती है। आज इंसान यहां तक पहुंच जाता है तो इसके पौराणिक महत्व को समझ नहीं पाता। इस पूरे इलाके को स्कंद पुराण में मानस खंड के नाम से संबोधित किया गया है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में आदि कैलाश का जिक्र है। लिखा है, कैलास सदृशम श्रृंगम सर्व पाप प्रणाशनम यत्र तिष्ठति देवेशो पार्वत्या सह शंगकरः। मतलब कैलाश के समान सुंदर और दिव्य पर्वत शिखर, जो दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला है, जहां देवाधिदेव भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नित्य निवास करते हैं। आज से 1200 साल पहले स्कंद पुराण लिखना शुरू हुआ था। इससे इतना तो अंदाजा लगता है कि ये इलाका उससे भी पुराना होगा। आदि कैलाश को भरपूर निहारने के बाद हम वापस पार्वती कुंड की राह पर थे। अभी एक सवाल का जवाब बाकी था। यहां से 5 किलोमीटर पीछे पार्वती सरोवर में आदि कैलाश की छाया कैसे दिखती है? पार्वती सरोवर में आदि कैलाश पर्वत की छाया दिखती है। वैसे कहते हैं कि कई ऐसी जगह हैं जहां से वो छाया दिखती है, लेकिन एक जगह है जहां ये दावा किया जाता है कि हर दिन वहां वो छाया एक बार ज़रूर पड़ती है। तो अब हम इस सरोवर के अलग अलग हिस्सों में, इस तरफ से और फिर इस तरफ, ये सरोवर जितना बड़ा है इसके हर हिस्से में जाकर हम देखते हैं कि क्या लोग जो कहते हैं कि यहाँ से काफ़ी दूर है आदि कैलाश पर्वत, बावजूद इसके यहाँ उसकी छाया दिखती है। क्या वो छाया दिखती है? इसके अलग अलग हिस्सों में जाकर देखते हैं। पाँच किलोमीटर की दूरी, सूरज की दिशा भी साथ नहीं दे रही थी, भौगोलिक हालात भी पक्ष में नहीं थे। फिर आदि कैलाश की छाया सरोवर में कैसे उभरती है? लेकिन कुछ ही देर बाद हमारी अटकलें सिरे से खारिज हो गईं। सरोवर की सतह पर आदि कैलाश की छाया साफ नजर आ रही थी। यहाँ से वो छाया दिख रही है। यहाँ से वो छाया पूरी तरह से दिख रही है। जितना ऊंचा ये पर्वत है वैसी ही छाया नीचे दिख रही है। हालांकि हवा थोड़ी तेज है और यहाँ हवाएं चलती रहती है। हवाओं के रुकने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बहुत साफ तो नहीं दिख रहा। लेकिन जब मैं यहाँ से इस जगह से बैठ कर देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत जितना ऊंचा बिल्कुल आसमान की तरफ दिख रहा है, वैसे ही छाया इस सरोवर में बन रही है, बिल्कुल नीचे तक। ये चौंकाने वाला नजारा था। ये कैसे हुआ हम कुछ नहीं जानते थे। जो भी था हमारे सामने था और हम पूरी तरह लाजवाब थे। हो सकता है सरोवर और पहाड़ की कोई खास भौगोलिक बनावट इसकी वजह होगी। इस पहेली को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। जो अनसुलझा रहा वो रहस्य बन गया।
वही रहस्य आज लोगों के लिए एक चमत्कार है। हो सकता है आगे इस पहेली को कभी सुलझा लिया जाए, लेकिन इसका आदि कैलाश से जुड़ी आस्था पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भले ही लोग इसे भगवान शिव का छोटा कैलाश कहते हों, लेकिन इसकी महत्ता कैलाश पर्वत से कम नहीं है, क्योंकि ये स्वयं कैलाश पर्वत जैसा ही दिखता है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम